ना तुम जानो ना हम। पार्ट 2। नंदिनी की आंखें बंद थीं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे जीवन उसकी रगों से चुपचाप निकल रहा हो। भाई साहब, मिश्री का दिल जोर से धड़क उठा था। उसने जल्दी से नंदिनी को अपनी बाहों में संभाल लिया था। उसकी आंखों में डर, घबराहट और बेपनाह प्यार सब एक साथ उमड़ आए थे। मिश्री, नंदिनी के होंठ हल्के से हिले थे। आप कुछ मत कहिए, बस सांस लेते रहिए भाई साहब। मिश्री की आवाज़ कांप रही थी। उसने जैसे तैसे नंदिनी को उठाया और डगमगाते कदमों से कमरे की ओर चलने लगी थी। वहां पहुंचकर उसने उन्हें पलंग पर लिटाया और चादर ओढ़ाई। नंदिनी की ऐसी हालत मिश्री से देखी नहीं जा रही थी। नंदिनी, जिसके चेहरे को उदासी कभी छू भी नहीं पाती थी, आज बिल्कुल टूटी हुई लग रही थी। दरवाज़ा बंद करके मिश्री नीचे भागी, ठंडे पानी की पट्टियाँ लेने। हवेली की दीवारें आज जैसे नंदिनी का दर्द महसूस कर रही थीं। हर कोना खामोश, हर चीज़ थमी हुई थी। लेकिन जब वह लौटी तो जो उसने देखा, उसकी सांसें वहीं रुक गई थीं। नंदिनी वहीं ज़मीन पर बैठी हुई थी, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में बिखरा हुआ काजल और चेहरा जैसे सारी रोशनी खो चुका हो। भाई साहब, मिश्री घबरा गई थी। नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस घुटनों में सिर छुपा लिया था। नहीं सह पा रहे हम मिश्री। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, जैसे रूह से निकली हो। वो किसी और के साथ थे, इतने पास, जैसे वे कभी थी ही नहीं। मिश्री चुपचाप उसके पास बैठ गई थी। उसने नंदिनी का सिर अपने कंधे से लगा लिया था। 12 साल हमने उनका इंतज़ार किया है। हर त्योहार, हर रात, हर सुबह, सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन वो लौटेंगे, हमारी आंखों में देखेंगे। पर आज उनकी आंखों में किसी और के लिए प्यार था। नंदिनी की आंखों से आंसू नहीं, जैसे समंदर बह रहा हो। हमने तो खुद को उनके नाम कर दिया था मिश्री। वो हमारी हर प्रार्थना में थे, हर सांस में। लेकिन अब हम क्या हैं उनके लिए? वो धीरे से उठी, कमरे में रखी एक पुरानी अलमारी खोली, जहाँ एक पुरानी अंगूठी रखी हुई थी, वही जो उन्होंने लंदन जाने से पहले दी थी, और कहा था, मैं लौट कर आऊँगा नंदिनी, मेरा इंतज़ार करना। और अब उन्होंने हमारी जगह किसी और को दे दी। नंदिनी ने वो अंगूठी उठाई और इतनी ज़ोर से अपनी हथेली में भींच ली थी कि उसके हथेली से खून निकल आया था। दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती मिश्री, लेकिन आज हमें अपनी रूह के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उसकी सांसें तेज़ हो गई थीं, चेहरे पर 1000 सवाल, आंखों में 1000 खामोशियाँ थीं। बाईसा, मिश्री उसे संभालने के लिए भागी, लेकिन नंदिनी बेहोश होकर उसी की गोद में गिर पड़ी थी। बाईसा, मिश्री ने जैसे ही नंदिनी को बेहोश होते देखा, उसकी चीख हलक में ही अटक गई थी। वो कांपते हाथों से नंदिनी को सीधा करने लगी थी। बाईसा, नहीं, आंखें खोलिए ना। लेकिन नंदिनी की सांसें धीमी पड़ चुकी थीं। मिश्री का चेहरा सिहर उठा था। उसने एक पल को भी देर नहीं की थी, दरवाज़ा खोला और पायल की छन छन के साथ हवेली की सीढ़ियाँ फुर्ती से उतरने लगी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीना फाड़कर बाहर ही आ जाएगा। वो सीधे दरवाजे पर पहुंची, जहां भारी गेट के पास दरबान मुस्तैदी से खड़ा हुआ था। कन्हैया लाल, मिश्री ने जोर से पुकारा। दरबान मिश्री की घबराई हुई आवाज़ सुनकर चौंक गया था। क्या बात है मिश्री? मिश्री ने हाँफते हुए पूछा। ठाकुर साहब अभी तक शहर से नहीं लौटे क्या? नहीं, कल सुबह तक आने की खबर थी, तो अब तक क्यों नहीं आए? मिश्री लगभग चीख पड़ी थी। नंदिनी, भाई साहब को देखो, ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हों। और हुक्म? अभी तक? वो हाँफने लगी थी, आंखों में पानी और गुस्सा दोनों थे। तुम अभी के अभी किसी वैद्य या डॉक्टर को ले आओ, किसी को भी, जल्दी। दरबान घबरा गया था। अभी जाता हूँ मिश्री, पर अगर ठाकुर साहब आ गए तो? तब तक मिश्री की आवाज़ बर्फ सी ठंडी हो गई थी। अगर नंदिनी बाई साहब को कुछ हो गया ना, तो ठाकुर साहब हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वो पलटी और दोबारा ऊपर की ओर भागी। उसकी चूड़ियों की खनक, पायल की आवाज़ और दिल की दहशत पूरी हवेली में गूंज रही थी। कन्हैया लाल दरवाजे से बाहर निकला ही था कि हवेली के पुराने लोहे के फाटक की तरफ से एक सफ़ेद गाड़ी की हेडलाइट चमकी। सड़क पर धूल उड़ती हुई आई थी और कन्हैया लाल एक पल को ठिठक गया था। गाड़ी जैसे ही पास पहुंची, उसने पहचान लिया था कि ये तो हुकुम की गाड़ी थी। उसने तुरंत हाथ उठाकर इशारा किया। रुकिए हुकुम। गाड़ी रुक गई थी। अंदर बैठे ठाकुर साहब ने खिड़की से झांका। चेहरा थकान से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में वही तीखी चमक थी। कन्हैया लाल, हुकुम साहब ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा। इतनी रात को कहाँ भागे जा रहे हो? कन्हैया लाल जल्दी से आगे बढ़ा और दोनों हाथ जोड़कर झुक गया था। प्रणाम हुकुम। बताओ क्या बात है? आवाज़ में हल्का सा सख्तपन था। कन्हैया लाल की आवाज़ लड़खड़ा गई थी। हुकुम, बाईसा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर कमरे में बेहोश पड़ी हैं। मिश्री ने भेजा है, मैं डॉक्टर को लाने ही जा रहा था। इतने में गाड़ी का दूसरा दरवाज़ा खुला और छोटे कुंवर सा, हुकुम साहब के छोटे भाई, जल्दी से बाहर निकले। क्या हुआ भाभी साहब को? उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। कन्हैया लाल ने सिर नीचे कर लिया था।
कुछ नहीं पता कुंवर सा, बस बहुत घबराई हुई हालत में थी। मिश्री ने कहा है कि सांसें धीमी हो रही थीं। छोटे कुंवर सा ने बिना एक पल गंवाए ठाकुर सा की ओर देखा। आप हवेली जाइए काको सा, हम डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर सहगल अभी जयपुर के सिटी अस्पताल में ड्यूटी पर हैं, वहीं से उन्हें लेकर आएंगे। ठाकुर सा ने बस एक बार गाड़ी की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे भारी कदमों से हवेली की ओर बढ़ गए थे। उनकी चाल में उतावलापन नहीं था, लेकिन आंखों में ज्वाला सी थी, जैसे हर धड़कन में नंदिनी का नाम गूंज रहा हो। छोटे कुंवर सा ने गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर को आदेश दिया, सीधा सिटी हॉस्पिटल चलाओ, तेज। गाड़ी धूल उड़ाते हुए रात के सन्नाटे को चीरती हुई चली गई थी और हवेली के ऊपर आसमान जिसे नंदिनी की सांसों के साथ जूझता नजर आ रहा था। हवेली के भीतर सन्नाटा गूंज रहा था। ठाकुर सा भारी कदमों से भीतर दाखिल हुए। उनके जूतों की आवाज़ के संग हवेली के पत्थर की ज़मीन भी कांपती सी लग रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनका दिल जैसे हर सीढ़ी पर और भारी होता जा रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला। मिश्री नंदिनी के सिर के नीचे तकिया लगाए हुए बैठी हुई थी और उसके सिर पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ कांपने नहीं दे रही थी। जैसे ही ठाकुर सा ने कमरे में कदम रखा, मिश्री ने तुरंत उठकर सिर झुका दिया था। हुकुम बाईसा। ठाकुर सा ने कुछ नहीं कहा था, बस सीधा जाकर बिस्तर के पास बैठ गए थे। नंदिनी की सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। उसका चेहरा जर्द था, होठों की लिपस्टिक फीकी पड़ चुकी थी, आंखों के नीचे हल्की कालिख थी और चेहरा जैसे उजड़ा हुआ चांद लग रहा था। नंदिनी की ऐसी हालत में देखकर ठाकुर साहब के हाथ कांप गए थे। उन्होंने धीमे से नंदिनी की हथेली थामी, वही हथेली जो बचपन में उनकी उंगली थामे चलना सीखी थी। नंदिनी। उनकी आवाज़ बेहद धीमी थी, जैसे किसी दरार से निकली हो। लाडो सा। उनकी आंखों में वो नमी थी जो सालों से कभी किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने कभी अपनी बेटी को आंचल से दूर भी नहीं होने दिया था। नंदिनी को कभी सौतेली माँ की परछाई तक महसूस ना हो, इसी सोच ने उन्हें कभी दोबारा विवाह नहीं करने दिया था। और आज वही नंदिनी उनके सामने ऐसे लेटी थी जैसे जीवन उसे धीरे धीरे छोड़ रहा हो। मिश्री सुबह को उठी थी। हुकुम, जब से बड़ी हवेली से लौटी हैं, बाईसा बस रोती रही हैं, बहुत टूट गई हैं। ठाकुर साहब की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सूनापन था। मैंने वादा किया था अपनी लाडो से कि कोई दुख इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर उन्होंने नंदिनी की कांपती उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया था। दूसरी तरफ गाड़ी की रोशनी रात के अंधेरे को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। छोटे कुंवर सा का चेहरा गंभीर था, उनकी आंखों में वही बेचैनी थी जो उनके दिल में उमड़ रही थी। उन्होंने ड्राइवर से तेज चलाने को कहा और गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ाते हुए जयपुर की सड़कों को पार किया। वह डॉक्टर को साथ लेकर आ रहे थे। बस जल्दी पहुंचो हवेली, छोटे कुंवर सा ने बिना किसी भावना के कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। गाड़ी की हवेली पहुंचने से पहले ही ठाकुर सा की यादें और चिंता नंदिनी के बारे में जैसे और भी गहरी हो चुकी थी। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी को अचानक से हो क्या गया है। इतनी देर में ही कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और छोटे कुंवर सा साथ में डॉक्टर सहगल के साथ अंदर आ गए थे। छोटे कुंवर सा ने नंदिनी की हालत पर एक नज़र डाली और धीरे से डॉक्टर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर सहगल तुरंत ही नंदिनी के पास गए और उसकी जाँच शुरू की। डॉक्टर सहगल ने नंदिनी की नब्ज जांची, पलकों को उठाकर उसकी पतलियाँ देखीं और फिर स्टेथोस्कोप से उसकी सांसों की रफ्तार सुनी। कुछ पल तक खामोशी रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है, शरीर में कमज़ोरी तो है ही। लेकिन वो रुक गए थे। ठाकुर साहब की नज़रें अब डॉक्टर के चेहरे पर टिक गई थीं। लेकिन क्या? छोटे कुंवर सा ने पूछा। आवाज़ में साफ बेचैनी थी। डॉक्टर ने हल्के से सिर हिलाया। शायद इन्हें कोई इमोशनल शॉक भी लगा है। ऐसी हालत में सिर्फ दवाइयाँ काफ़ी नहीं होती, इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह तक इन्हें होश नहीं आया तो। वो फिर से रुक गए थे। ठाकुर साहब, डॉक्टर सहगल ने गंभीर आवाज़ में कहा, नंदिनी की हालत बहुत नाजुक है। अगर सुबह तक इन्हें होश ना आया तो कुछ भी कहना मुश्किल है। मैं इन्हें IV ड्रिप और दवाएं दे देता हूँ, बस देवी माँ से प्रार्थना कीजिए सुबह तक इनको होश आ जाए। छोटे कुंवर सा की नज़रें अब भी नंदिनी पर टिकी हुई थीं। वे हमेशा से उसे भाभी सा की नज़र से ही देखते थे, लेकिन आज वे केवल एक बात सोच रहे थे, क्या वे ठीक हो पाएंगी? उनकी आंखों में दर्द और चिंता थी और उन्होंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया था। ठाकुर साहब ने डॉक्टर के निर्देशों का पालन किया और डॉक्टर ने धीरे धीरे नंदिनी को दवाइयाँ दी। ठाकुर साहब ने मिश्री की ओर देखते हुए थोड़ी सख्त आवाज़ में पूछा, क्या तुम जानती हो नंदिनी को किस बात का सदमा लगा है? लेकिन मिश्री अपनी नज़रें ज़मीन में गड़ाए हुए खड़ी रही थी। ठाकुर साहब ने नंदिनी को माँ और बाबा दोनों का प्यार दिया था। नंदिनी को इस हालत में देखना उनके कलेजे को छलनी कर रहा था। तभी उनकी नज़र नंदिनी की हथेली के उस गहरे जख्म पर पड़ी
जहाँ से लहू अब भी रिस रहा था और उसकी उंगलियां जकड़ी हुई थी, जैसे कुछ थामे हुए हों। ठाकुर साहब की आंखों में एक पल को सख्ती आ गई थी। उन्होंने कड़े लहजे में कहा, मिश्री, ये जख्म कैसे लगा? मिश्री का चेहरा जर्द पड़ गया था। उसने नजरें उठाने की हिम्मत भी नहीं की थी। मुझे नहीं पता ठाकुर साहब, उसने बामुश्किल फुसफुसाते हुए कहा। ठाकुर साहब का चेहरा तन गया था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कहते, डॉक्टर सहगल ने धीरे से नंदिनी का हाथ उठाया। कुछ पकड़ा है इसने। उन्होंने ध्यान से देखा और फिर धीरे से उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश की। अंगूठी है शायद, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। इसकी हथेली में धंसी जा रही है, निकालनी होगी वरना इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे ही उन्होंने अंगूठी खींचनी चाही, नंदिनी की मुट्ठी और ज़्यादा कस गई थी। उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ने लगी थीं और जख्म से फिर से ताज़ा लहू रिसने लगा था। नहीं, डॉक्टर सहगल घबरा गए थे। उसका हाथ और कट सकता है। डॉक्टर सहगल ने थोड़ी कोशिश के बाद आखिरकार नंदिनी के हाथ से वो अंगूठी निकाल ही ली थी। उसकी हथेली से खून बह रहा था, लेकिन डॉक्टर सहगल ने अब जल्दी से उसका हाथ साफ किया और पट्टी बांध दी थी। अब थोड़ी राहत मिलेगी, उन्होंने धीरे से कहा। छोटे कुंवर ने ड्राइवर की तरफ इशारा किया और कहा, महेंद्र, डॉक्टर साहब को वापस छोड़ाओ। सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन नंदिनी अब तक होश में नहीं आई थी। छोटे कुंवर ने काकोसा की तरफ देखा और कहा, काकोसा, मैं हवेली जाकर भाभी साहब को भेजता हूँ ताकि वो नंदिनी बाईसा का ध्यान रख सकें। आपने तो पूरी रात बिना सोए उनका ख्याल रखा है। काकोसा ने बस हाँ में सिर हिला दिया था। छोटे कुंवर जब हवेली पहुँचे तो सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। मासा ने उन्हें देखते हुए पूछा, छोटे कुंवर, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? छोटे कुंवर ने जाकर मासा के पैर छुए और धीरे से बोले, मासा, हम कल रात से छोटी हवेली में थे। क्यों, क्या हुआ? मासा चिंतित हो गई थी। मासा, नंदिनी बाईसा की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कुछ साफ साफ नहीं कहा है। भाभी साहब को उनके पास भेज दीजिए। काकोसा ने पूरी रात उनका ख्याल रखा है। इतना कह ही रहे थे कि उनकी नज़र गेस्ट रूम से आती एक स्त्री पर पड़ी। वह सजी धजी रेशमी साड़ी में थी और दूसरी तरफ उनकी नज़र सीढ़ियों से उतरते एक लंबे गरिमामय व्यक्ति पर पड़ी। छोटे कुंवर का चेहरा एक पल को ठिठक गया था। हुकुम सा, उन्होंने फ़ौरन आगे बढ़कर उनके चरण छुए। हुकुम सा ने उन्हें सीने से लगा लिया था और विशाखा की ओर इशारा करते हुए बोले, इनसे मिलो करण, ये तुम्हारी भाभी सा हैं। विशाखा, भाभी सा? करण के होठों से जैसे कांपती हुई फुसफुसाहट निकली थी। उन्होंने ज़रा भी देर नहीं लगी थी समझने में कि नंदिनी की हालत क्यों बिगड़ी थी। तभी विशाखा मुस्कुराकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई थी। मासा ने उन्हें थोड़ी नाराज़गी से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं था। तभी भाभी सा रसोई से निकली और विशाखा को ऐसे डाइनिंग टेबल पर बैठा देख चौंक गई थी। उन्होंने घबराती हुई आवाज़ में कहा, विशाखा भाई सा, पहले राव सा, हुकुम सा और कुंवर सा नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग। भाभी सा की बात सुनकर विशाखा को ऐसा लगा था जैसे उन्होंने उसकी इंसल्ट कर दी थी। वह गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठी और खड़े होकर गेस्ट रूम में चली गई थी। उसने एक नज़र हुकुम सा पर डाली और फिर जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। हुकुम सा ने उसे जाते हुए देखा, फिर हल्के से मुस्कुराए और बोले, आप चिंता मत कीजिए भाभी सा, हमने नंदिनी से कह दिया है कि वो विशाखा को सब कुछ सिखा देंगी। छोटे कुंवर से अब रहा नहीं गया था। उनका लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। वो कैसे सिखा सकती हैं भाई साहब? वो तो खुद। हुकुम सा की मुस्कान जैसे गायब हो गई थी और वो थोड़े भावुक हो गए थे। क्या हुआ उन्हें? मुझसे क्यों पूछते हो भाई साहब? आप खुद जाकर देख लीजिए ना। पूरा माहौल अचानक भारी हो गया था। छोटे कुंवर के लहजे में तल्खी और करुणा का एक अजीब सा भाव था। भाभी सा, जो अभी तक स्तब्ध सी खड़ी हुई थी, अचानक नंदिनी का नाम छोटे कुंवर के मुंह से सुनकर चौंक गई थी। नंदू, क्या हुआ नंदू को? कुंवर, उनकी आवाज़ कांप रही थी। छोटे कुंवर ने उनकी ओर देखा और फिर हल्की खींचती हुई हंसी हंसते हुए बोले, आप लोग सच में नहीं जानते या फिर बस ना जानने का नाटक कर रहे हैं? भाभी सा के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। जाइए भाभी सा, आज अपनी आंखों से देखिएगा कि जिंदा लाश कैसी होती है। और वो बिना एक और शब्द कहे मुड़ गए थे। मासा, भाभी सा और छोटे कुंवर, यहाँ तक कि हवेली के नौकर भी हुकुम सा के लिए नंदिनी के प्रेम को अच्छे से जानते थे। हुकुम सा की आंखों में कुछ कह पाने की बेचैनी थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। भाभी सा ने धीमे कदमों से अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। उनके दिल में एक अनजानी घबराहट थी। एक ही नाम था जो बार बार उनके दिल में गूंज रहा था, नंदू। छोटे कुंवर के शब्दों की गूंज अब भी हवाओं में थी। हुकुम सा का चेहरा सख्त हो गया था। अतीत की कोई टीस शायद सीने में फिर से उठ गई थी। अचानक उन्होंने एक पल भी गवाए बिना मुड़कर
तेज कदमों से बाहर की ओर दौड़ लगा दी थी। रघुवीर, गाड़ी निकालो अभी। उनकी आवाज़ में घबराहट थी, मानो उनके सीने से किसी ने दिल निकाल लिया हो। तभी मासा ने उन्हें हल्का सा टोकते हुए कहा, साधना को भी अपने साथ ले जाइए कुंवर सा। साधना, जो अब तक सब कुछ अवाक होकर देख रही थी, उनकी गंभीरता देखकर चुपचाप उनके साथ चल पड़ी थी। हुकुम साहब के चेहरे पर नंदिनी के लिए तड़प और बेचैनी साफ झलक रही थी। हुकुम साहब की गाड़ी धूल उड़ाती हुई हवेली के सामने पहुंच चुकी थी। हवेली के बरामदे में गाड़ी रुकते ही रघुवीर ने दरवाज़ा खोला। हुकुम साहब बिना किसी और को देखे तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़े थे। साधना पीछे पीछे चली आ रही थी। भाभी साहब के चेहरे पर घबराहट, पश्चाताप और एक अजीब सा डर उभर आया था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा ठाकुर साहब नंदिनी का हाथ थामे हुए एक सधे हुए पिता की तरह बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक बेचैनी साफ दिख रही थी। हुकुम साहब बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर ठाकुर साहब के चरण छुए। आशीर्वाद दीजिए काकू साहब। उनकी आवाज़ कांप रही थी। ठाकुर साहब ने सिर पर हाथ रखा, लेकिन कुछ कहा नहीं था। उन्होंने एक नज़र भाभी साहब की तरफ देखा, जो खुद को किसी बेबस इंसान की तरह महसूस कर रही थी, और फिर नंदिनी की ओर देखा। उनकी नज़रें कुछ पल के लिए उसी मासूम चेहरे पर अटक गई थीं, जो दर्द में शांत पड़ा हुआ था, बिल्कुल एक मोम की गुड़िया की तरह। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, अब इसके पास कुछ देर इसकी भाभी साहब को रहने दीजिए। और कमरे से बाहर निकल गए थे। कमरे में अब बस नंदिनी, भाभी साहब और हुकुम साहब ही रह गए थे। भाभी साहब, जो कभी नंदू की हंसी का हिस्सा थी, अब उसे इस हाल में देखकर पत्थर सी हो गई थी। धीरे धीरे वो उसके सिरहाने बैठी और उसकी हथेली को अपने हाथों से छुआ। नंदू, सिर्फ यही शब्द निकला था उनके मुंह से। भाभी साहब नंदिनी से अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार करती थी। नंदिनी का व्यवहार ही सबके साथ कुछ ऐसा था कि कोई भी इंसान उसे प्यार करे बिना रह ही नहीं सकता था। लेकिन हुकुम साहब अब खुद को रोक नहीं पाए थे। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें बंद थीं और सांसें जैसे हो ही नहीं रही थीं। हुकुम साहब एक पल को वहीं ठिठक गए थे, जैसे दिल की धड़कन थम गई हो। धीरे धीरे वे आगे बढ़े। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठते हुए उन्होंने उसका हाथ थाम लिया था। नंदिनी, उनकी आवाज़ टूटी, बिखरी और कांपती हुई थी। उनकी आंखों में नमी भर आई थी। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, जैसे वो सचमुच एक जिंदा लाश बन चुकी थी। हुकुम साहब का चेहरा दर्द से सिहर उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया किसी ने उनके सामने ही लूट ली हो। उसके हाथ में बंधी पट्टी को देखकर उनकी आंखें भर आई थीं। हुकुम साहब की कांपती हुई आवाज़ गूंज रही थी, नंदिनी, उठो, देखो हम आ गए हैं। उनकी उंगलियां अभी नंदिनी की हथेलियों पर थीं, ठंडी, निश्चल। लेकिन तभी जैसे उस स्पर्श में कोई जादू था। नंदिनी की पलकें ज़रा सी कांपी थीं और उसकी सांसों में ज़रा सी हलचल हुई थी। हुकुम साहब को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अगर नंदिनी को एक पल और होश न आया होता तो उनका शरीर ही उनके प्राण छोड़ देता। नंदिनी को होश में आता देख हुकुम साहब की आंखें एक पल को चमक उठी थीं। नंदू, उन्होंने उसे ज़ोर से पुकारा, जैसे उसके जीवन की आखिरी डोर पकड़ रहे हों। धीरे धीरे नंदिनी की आंखें खुली। धुंधलाई निगाहें उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। हुकुम साहब, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से भी धीमी थी, लेकिन उसमें एक टूटी हुई उम्मीद की गर्माहट भी थी। हुकुम साहब ने उसे एक पल को देखा और जैसे सब कुछ भूल गए थे। उनकी बाहें बढ़ीं और उन्होंने नंदिनी को अपने सीने से लगा लिया था। तुम ठीक हो, थैंक गॉड। हमारी जान निकल गई थी तुम्हें इस हालत में देखकर। उनके लफ्ज़ उसके बालों में कहीं खो गए थे। एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया था, जैसे दो आत्माएं बिखरे हुए सन्नाटे में एक पल को जुड़ गई थीं। लेकिन तभी हुकुम साहब को एहसास हुआ उनकी पकड़ ढीली पड़ गई थी और चेहरा एकदम सख्त हो गया था। उन्होंने धीरे से नंदिनी को खुद से अलग किया और नज़रें झुकानी थीं। माफ़ करना नंदिनी, हमें नहीं करना चाहिए था ये सब। उनकी आवाज़ संयमित थी, लेकिन भीतर कहीं बहुत कुछ टूट चुका था। नंदिनी ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में ना तो कोई शिकायत थी और ना ही कोई सवाल, बस एक पुराना दर्द था जो शायद अब फिर से जी उठा था। मिश्री ने जैसे ही देखा कि नंदिनी की पलकें खुली हुई हैं, वो अपनी खुशी छिपा नहीं सकी थी। उसकी आंखों में पानी आ गया था। बाईसा, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह कुछ और कह नहीं सकी थी। अगले ही पल में मुड़ी और लगभग दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। ठाकुर साहब, बाईसा को होश आ गया है।
उसकी आवाज़ सीढ़ियों से नीचे तक गूंज गई थी। कमरे के भीतर नंदिनी अब भी चुपचाप बस हुकुम सा को ही देखे जा रही थी, जैसे वह खुद से पूछ रही हो, क्या ये सपना है? क्या वो सच में उनके पास हैं? उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी, कोई उल्हाना नहीं, सिर्फ एक खोए हुए यकीन की तलाश थी। हुकुम सा ने उसकी गहरी नज़रों का सामना नहीं किया था। वे खुद को उसकी नज़रों से बचाते हुए संभालने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा राज अपने सीने में दफन करके बैठे हों। उनका चेहरा फिर से वैसा ही सख्त हो चला था, भावनाओं का हर निशान जैसे ज़रूरी था छुपा देना। उनके चेहरे पर अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तभी नंदिनी उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने धीमे से नंदिनी के सिर के पीछे हाथ रखा। धीरे नंदू, यूं एकदम मत उठो। उन्होंने उसे सहारा देकर थोड़ा सा बिठाया, फिर मुस्कुराकर मिश्री की ओर देखा, जो फिर से कमरे में लौट आई थी। मिश्री, ज़रा कुछ हल्का बना लाओ इनके लिए, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। मिश्री ने सिर हिलाया और बिना एक शब्द बोले बाहर की ओर निकल गई थी। कमरे में फिर से एक पल को सन्नाटा छा गया था। भाभी सा शांति से बस हुकुम सा की नज़रों को ही देख रही थी, जिनमें नंदिनी के लिए प्यार और परवाह झलक रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक तरफ हुकुम सा ये कहते हैं कि वो विशाखा से प्यार करते हैं और वह उनकी मंगेतर है, लेकिन दूसरी तरफ नंदिनी के लिए उनका प्रेम छुपा ही नहीं छुप रहा था। नंदिनी अब भी हुकुम सा को ही देखे जा रही थी, और इस बार उसकी आंखों में एक सवाल था, पर वो सवाल उसने ज़ुबान से नहीं कहा था। हुकुम सा ने वो नज़र देखी थी और उनका दिल एक बार फिर से डोल गया था, जैसे अपने दिल में उठ रहे किसी तूफान को शांत कर रहे हों। एक हफ्ता बीत चुका था। नंदिनी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। शरीर में कमज़ोरी अभी भी बाकी थी, लेकिन चेहरा पहले से कुछ संभला हुआ था। उसकी आंखों में थकावट थी, पर अब भी उसमें हल्की सी चमक लौट आई थी। भाभी सा दिन रात उसका ध्यान रख रही थी। वे आज सुबह ही नंदिनी को अपने साथ बड़ी हवेली ले आई थी। दूसरी ओर हवेली नुमा घर के ऊपर के हिस्से में मासा का कमरा था। वहाँ एक भारी चुप सी हवा पसरी हुई थी। हुकुम सा दीवान पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें मासा के चेहरे का निरीक्षण कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक खामोश नाराज़गी थी। मासा, उन्होंने संयम से कहा, आप विशाखा से इतनी नाराज़ क्यों हैं? आप, भाभी सा, करण, यहाँ तक कि हवेली के नौकर भी, कोई उससे ठीक से बात नहीं करता। वो भी तो इस घर की होने वाली बहू है। मासा ने धीमे से चाय का प्याला मेज़ पर रखा। उनकी आंखों में अब तक की दबी हुई आग जैसे भड़क उठी थी। हमें समझ नहीं आ रहा कुंवर सा, उन्होंने कड़वाहट से कहा। आप ये बात सच में भूल चुके हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं? हुकुम सा थोड़े चौंक गए थे। मासा, आप कहना क्या चाहती हैं? मासा की आवाज़ में बरसों का गुबार था। नंदिनी पिछले 18 सालों से आपकी मंगेतर है कुंवर सा। आपके पिताजी और ठाकुर हरिनाथ के बीच वो रिश्ता तब जुड़ा था जब तुम दोनों गिनती के साल के थे। और क्या आप नहीं जानते कि राजपूत परिवारों में अगर एक बार लड़की को अंगूठी पहना दी जाए तो वह उसी की हो जाती है? क्या आपको नहीं पता कि इस घर की चौखट पर उसका बचपन बीता है, और अब जब वो जीवन मृत्यु से लौटी है तो आप किसी और के साथ भविष्य की बातें कर रहे हैं? आपने एक बार भी नंदिनी के बारे में नहीं सोचा? हुकुम सा उठकर खड़े हो गए थे, जैसे अपने अंदर के दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, मासा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं और नंदिनी आज के ज़माने के पढ़े लिखे लोग हैं। बचपन में की गई सिकाई हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, और हम अच्छे से जानते हैं कि नंदिनी भी इस सगाई को बचपन का एक खेल समझकर भूल चुकी होंगी, जैसे हमने भुला दिया है। बस करिए कुंवर सा, क्या आपको नंदिनी की हालत नहीं दिखती? जब से आप लौटे हैं वो जैसे हंसना ही भूल गई है। हुकुम सा गहरी सांस लेते हुए अपने दिल में उठती टीस को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मासा, हमें यकीन है कि नंदिनी भी हमारी ही तरह उस सगाई को बिल्कुल भी नहीं मानती होंगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम खुद ही उनसे पूछ लेते हैं। नंदिनी खिड़की के पास बैठी हुई थी। चेहरे पर धूप की एक हल्की सी लकीर पड़ी थी। भाभी सा उसके बालों में तेल लगा रही थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन नंदिनी की निगाहें बिल्कुल शांत थीं, जैसे उनमें कोई उम्मीद ही ना बची हो। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुला। नंदिनी, हुकुम सा की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। भाभी सा चौंक कर पीछे हट गई थी। नंदिनी ने एक झटके से नज़र उठाई
हुकुम सा सीधे नंदिनी के सामने आकर खड़े हो गए थे। नंदिनी, उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन भीतर तूफान सा चल रहा था। एक बात सच सच बताओ, क्या तुम हमें पसंद करती हो? कमरा अचानक बेजान सा हो गया था। भाभी सा ने हाथ रोक लिए थे। मासा की आंखें नंदिनी पर जमी हुई थीं। नंदिनी की पलकें कांप उठी थीं। होठ जरा से खुले, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कुछ कह ही नहीं पाई थी। नंदिनी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या आप उस बचपन की सगाई को अब भी मानती हैं? नंदिनी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी नज़रें एक पल के लिए झुकी हुई थीं और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने अनजाने में आंचल को और कसकर मुट्ठी में भींच लिया था और उसके हाथ का जख्म, जो अब लगभग भर चुका था, उससे फिर से लहू रिसने लगा था। उसके होंठ सूख गए थे लेकिन चेहरा सदा हुआ रखने की कोशिश में वह ज़रूरत से ज़्यादा ही शांत दिख रही थी। कौन सी सगाई हुकुम सा? उसकी आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी। आप किस सगाई की बात कर रहे हैं? हमें तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। कमरे में एक पल को भी सन्नाटा पिघला नहीं था और ना ही उस सन्नाटे ने नंदिनी की बेचैनी को छुपाया था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे सीने में कोई जंग चल रही हो। हुकुम सा ने एक लंबी सांस ली, जैसे उनके सीने से ना जाने कितना बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। भाभी सा के दिल में अजीब सा डर घर करने लगा था। उन्हें डर लग रहा था कि नंदिनी फिर से, लेकिन हुकुम सा के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। देखा मासा, हमने कहा था ना आपसे, वे धीमे मगर गूंजते हुए लहजे में बोले। नंदिनी मुझसे भी ज़्यादा छोटी थी, उन्हें तो ठीक से कुछ याद भी नहीं होगा। मासा की भौहें सिकुड़ गई थीं, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं था। उनकी निगाहें अब भी नंदिनी की थरथराती उंगलियों पर थीं। तभी दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सब लोग शांत हो गए थे। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और विशाखा कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत और गर्मजोशी थी। अपनी उसी मासूम मुस्कान के साथ वह सबको देख रही थीं। तभी उनकी नज़र नंदिनी पर पड़ी। नंदिनी, उन्होंने खुशी से पुकारा और बिना कुछ देखे सुने नंदिनी की ओर बढ़ गई थीं। नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे सीने से लगा लिया था। उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, हम आपसे नाराज़ हैं नंदिनी। हमने एक हफ्ता आपको बहुत मिस किया था, आप तो कहीं दिखी ही नहीं। उन्होंने स्नेह से उसके बालों को सहलाते हुए कहा। विशाखा की बात सुनकर नंदिनी की आंखें अचानक भर आई थीं। वह क्षण भर को उस पल में सुरक्षित महसूस करना चाहती थी। वह भूल जाना चाहती थी कि हुकुम सा उसके क्या लगते थे, लेकिन उसके अंदर का तूफान अब भी मचल रहा था और शरीर में हल्की कपकपाहट थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।